मनसा गांव में रामगोपाल नाम का एक लोहार रहता था। उसका एक भरा पूरा परिवार था, जिसका लालन पालन करने के लिए उसे कई बार दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह आज भी काम पर जाने से पहले रामगोपाल ने अपने खाने का डिब्बा बांधने के लिए अपनी पत्नी से कहा। पत्नी जब डिब्बा लेकर आई तो रामगोपाल ने उससे कहा, मुझे आज आने में देर हो जाएगी, शायद मैं रात को ही आऊं। इतना कहकर रामगोपाल अपने काम पर निकल गया। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। वहाँ जैसे ही रामगोपाल पहुँचा, उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। जैसे ही रामगोपाल कुछ आसपास गया तो उसने देखा कि एक साधु भगवान का मंत्र जाप करने के साथ साथ खूब तेज तेज हंस रहा है। ये देखकर रामगोपाल हैरान हो गया और साधु से पूछा, आप ठीक हैं? उस साधु को रामगोपाल नहीं जानता था, लेकिन साधु ने एकदम से उसका नाम लेकर कहा, आओ रामगोपाल बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं भूखा हूँ, मुझे अपने खाने के डिब्बे से कुछ खिला दो। बाबा से अपना नाम सुनकर रामगोपाल हैरान था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपना खाने का डिब्बा निकालकर उन्हें दे दिया। देखते ही देखते बाबा ने रामगोपाल का सारा खाना खा लिया और फिर उससे कहा, बेटा मुझे माफ करना, मैं तो तुम्हारा सारा खाना खा गया। अब तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं बाबा, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूँ, मैं तो वहीं कुछ खा लूंगा। ये सुनकर उस साधु ने रामगोपाल को खूब आशीर्वाद दिया और भेंट के तौर पर एक हथौड़ा भी दिया। बाबा मुझे तो आपका आशीर्वाद ही काफी है, मैं भला इस हथौड़े का क्या करूँगा, इसे आप ही रखिए। बेटा यह मामूली हथौड़ा नहीं है, बल्कि एक जादुई हथौड़ा है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था, और अब यह मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करना और किसी दूसरे के हाथ में इसे कभी मत देना। रामगोपाल से इतना कहकर वो बाबा वहाँ से अदृश्य हो गया, जिसके बाद वो भी अपने हाथों में हथौड़ा लेकर बाजार में काम करने के लिए चला गया। औजार बनाने से पहले क्यों ना आज मैं इसी हथौड़े से लोहा पीटूं। खुद से ये कहकर जैसे ही रामगोपाल ने लोहे पर हथौड़े से चोट मारी तो वो सीधा औजार बन गया, और वहीं दूसरी चोट मारी तो वो लोहे के बर्तन बन गए। इस चमत्कार को देखकर रामगोपाल समझ गया कि ये सही में जादुई हथौड़ा था। वो जो बनाने की सोच के साथ लोहे पर चोट मारता, लोहा सीधा वही बन जाता। जादुई हथौड़े की वजह से रामगोपाल का काम जल्दी खत्म हो गया और वो अपने साथ ही उस जादुई हथौड़े को घर लेकर आ गया। इसी तरह रोज रामगोपाल उस हथौड़े से जल्दी काम खत्म कर लेता और कई बार ज्यादा बर्तन बनाकर उन्हें गांव में लोगों को भी बेच देता। धीरे धीरे उसके घर की हालत पहले से कुछ ठीक होने लगी। एक दिन गांव का मुखिया उसके घर आया और बोला, हम गांव वालों को शहर जाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, क्या तुम इस हथौड़े से गांव और शहर के बीच आने वाला एक पहाड़ तोड़ने में मदद करोगे? इससे बीच में एक सड़क बना लेंगे और गांव से शहर का सफर आसान और छोटा हो जाएगा। मुखिया की बात सुनकर रामगोपाल ने उस जादुई हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ दिया। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हुए और उसे खूब शाबाशी दी। जादुई हथौड़े की वजह से रामगोपाल धीरे धीरे अपना और अपने साथ ही सभी गरीब लोगों का सहारा बन गया। लेकिन एक दिन रामगोपाल के जादुई हथौड़े का रहस्य उसके पड़ोसी खेमचंद को पता चला। खेमचंद बहुत ही शातिर और लालची इंसान था। ये रामगोपाल जादुई हथौड़े की मदद से गांव में सभी की बहुत बड़ाई ले रहा है, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। बस एक वो जादुई हथौड़ा मेरे पास आ गया तो गांव गांव मेरा ही नाम होगा। बस देखो कैसे मैं उसे चुराता हूँ। खेमचंद ने खुद से ये कहकर अगली रात ही जब रामगोपाल सो रहा था तब उसके घर से वो हथौड़ा चुरा लिया। अब खेमचंद ने उस हथौड़े को चुरा तो लिया था,
लेकिन उसे हथौड़े के वरदान के बारे में पता ही नहीं था। यहाँ अगली सुबह जब राम गोपाल की नींद खुली तो उसने देखा कि जादुई हथौड़ा गायब था। अरे मेरा हथौड़ा कहाँ है? रात को यहीं तो रखा था मैंने उसे। राम गोपाल ने अपने जादुई हथौड़े को सभी जगह ढूंढा, लेकिन हथौड़ा कहीं भी नहीं मिला। उसने अपने आस पड़ोस के सभी लोगों से भी उसके बारे में पूछा, लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं था। राम गोपाल अपने जादुई हथौड़े को लेकर बहुत दुखी हुआ, लेकिन इधर खेमचंद जादुई हथौड़े को पाकर बहुत खुश हो रहा था। अब मैं इस हथौड़े से अपनी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। आज मैंने सारा लोहा इकट्ठा किया है जिससे मैं अनमोल वस्तुएं बनाऊंगा। खेमचंद की नीयत खराब थी। ऐसे में जैसे ही उसने हथौड़े से जादू किया तो सारा लोहा नष्ट हो गया। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? ये लोहे में जंग कैसे लग गया? मैंने तो अपनी सारी पूंजी इस लोहे में ही लगा दी थी। अब मैं क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो गया। पता नहीं ये कैसा हथौड़ा है। ये कहते हुए खेमचंद ने उस हथौड़े को गुस्से में अपने घर से बाहर फेंक दिया और इधर रामगोपाल अपने हथौड़े को ढूंढ ही रहा था, लेकिन उसे उसका जादुई हथौड़ा कहीं भी नहीं मिला। मुझे नहीं लगता कि वो हथौड़ा मुझे वापस भी मिलेगा। बेहतर है अब मैं उसे ढूंढना बंद कर दूं। रामगोपाल नाराज और हताश होकर वापस अपने घर की ओर जाने लगा। इधर भगवान ने अब खेमचंद को उसकी कर्मों का फल देकर उस हथौड़े को फिर से रामगोपाल के घर ही पहुंचा दिया था। ऐसे में जब रामगोपाल अपने घर की चौखट पर पहुंचा तो हथौड़ा वहीं सुरक्षित दरवाजे पर ही रखा था। रामगोपाल को अब समझ आ गया और उसने भगवान को नमन किया और फिर से अपना कर्म करना चालू कर दिया। तो देखा दोस्तों, तभी कहा जाता है कि नसीब से ज्यादा और समय से पहले किसी को भी कुछ नहीं मिलता। एक गांव में एक हरिया नाम का गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वो दिन रात मेहनत करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करता था। किसान के परिवार में उसकी पत्नी बिमला और बेटा श्याम उसी के साथ रहते थे। एक दिन किसान ने अपने बेटे श्याम से कहा, बेटा श्याम, तुम्हारी माँ किसी काम से बाहर गई हुई है और मैं भी खेतों में बुआई करने जा रहा हूँ, इसलिए तुम घर पर ही रहना। तुम्हें तो पता है ना कि आजकल गांव में कितनी चोरियां हो रही हैं। ऐसे में घर को छोड़कर कहीं मत जाना। ठीक है पिताजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। कड़ी धूप में हरिया खेतों की तरफ निकल पड़ा और खेत पहुंचते ही उसने गुड़ाई का काम शुरू कर दिया। चमचमाती धूप में हरिया कुदाल से खेतों में गुड़ाई कर ही रहा होता है कि तभी उसे कुदाल से किसी धातु के टकराने की आवाज सुनाई देती है। हरिया जैसे ही मिट्टी हटाकर देखता है तो उसे एक चमचमाता हुआ डब्बा दिखाई देता है। हरिया उस डब्बे को बाहर निकालता है। अरे वाह, लगता है ये डिब्बा बहुत चमचमा रहा है। ऐसा लगता है कोई खजाना होगा इसमें। ये सोचकर हरिया ने जैसे ही डब्बे को खोलकर देखा वो उदास हो गया। ये क्या? ये तो बस एक बेकार सी किताब है। मुझे तो लगा था कि आज कोई भारी खजाना मिल गया है मुझे। मैं अनपढ़ क्या ही करूंगा इस किताब का। इतना कहकर हरिया उस डब्बे को वहीं खेत के एक कोने में फेंक देता है और फिर से अपने काम पर लग जाता है। थोड़ी देर बाद हरिया का बेटा श्याम भी अपने पिता के पास खाना लेकर आता है। बेटा, आ गया तू? और माँ आ गई थी तेरी घर पर? हाँ पिताजी, माँ तो कब का आ गई थी। चलिए मुंह हाथ धोकर खाना खा लीजिए। हरिया मुंह हाथ धोता है और पेड़ के नीचे खाना खाने के लिए बैठ जाता है। अरे वाह, आज तो खाना देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ पिताजी, माँ ने आज बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। वाकई खाना बहुत स्वादिष्ट था। हरिया खाना खा ही रहा होता है कि तभी श्याम की नजर भी उस किताब पर पड़ जाती है। अरे पिताजी, ये किताब कैसी? क्या आप खेत में पढ़ाई भी करने लगे हैं? अरे नहीं बेटा, मैं कहाँ पढ़ाई वढ़ाई। ये किताब तो मुझे खेत में बुआई करते वक्त मिली है। अच्छा लाइए, दिखाए तो जरा कैसी किताब है ये। हाँ देखो तो बेटा, इस किताब में ऐसा क्या है जो इसे किसी ने जमीन में गाड़ दिया? अरे पिताजी, ये तो खाली किताब है। अच्छा, खाली है? हाँ पिताजी, पर इसे मैं रख लेता हूँ, ये मेरे काम आएगी। ठीक है,
तुम ही रख लो। वैसे भी किताब महंगी हो गई है आजकल, पता नहीं कब ये गरीबी दूर होगी। इतना कहकर हरिया फिर से खेतों के काम में लग जाता है और श्याम उस किताब को खोलकर उसमें उंगलियों से अपना नाम श्याम लिखने लगता है। जैसे ही श्याम उस किताब पर उंगलियां फहराता है, वो किताब रोशनी से चमचमाने लगती है और श्याम को उसमें अपना भविष्य नजर आने लगता है। ये तो मैं हूँ, लेकिन मैं इतना बड़ा कैसे दिख रहा हूँ? लगता है ये कोई साधारण किताब नहीं, ये किताब भविष्य बताने वाली जादुई किताब है। मुझे इसके बारे में पिताजी को बताना चाहिए। पिताजी जल्दी आइए। अरे क्या हुआ बेटा? अरे जल्दी आइए पिताजी, आपको कुछ दिखाना है। हाँ हाँ आता हूँ। हरिया खेत का काम छोड़कर अपने बेटे श्याम के पास आता है। हाँ बोलो क्या हुआ? अरे पिताजी ये देखिए। अरे ये क्या? ये तो तुम हो। और ये किताब, ये तो वही किताब है ना? हाँ पिताजी, ये वही किताब है और ये कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि भविष्य बताने वाली किताब है। अरे वाह, लगता है अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। पिताजी वो कैसे? वो सब मैं तुम्हें घर चलकर बताता हूँ। हरिया और श्याम दोनों ही खेत का काम खत्म करके उस जादुई किताब को घर लेकर जाते हैं और उस जादुई किताब के बारे में बिमला को भी बताते हैं। तो हमारी तो किस्मत ही खुल गई है। हाँ बिमला, अब हम गांव के लोगों का भविष्य बताकर खूब पैसे कमा सकते हैं। लेकिन पिताजी, इस किताब के बारे में अगर किसी को पता चला तो जरूर कोई ना कोई इसे चोरी करने की कोशिश जरूर करेगा। हाँ ये मैंने तो सोचा ही नहीं। हाँ, तो इस किताब को आप घर पर रखकर लोगों की पर्चियाँ बनाकर घर ले आओ और उन्हें अगले दिन एक पर्ची में ही उनका जवाब दे दो। हरिया को बिमला की तरकीब काफी अच्छी लगी और अगले दिन वो काम छोड़कर गांव में घूमने निकल गया और गांव के बाजार में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। गांव वालों, जिस किसी को भी अपना भविष्य जानना है वो अपने नाम की पर्ची बनाकर मुझे दे दें। मैं कल सबका भविष्य बताऊंगा और बदले में 10 रुपया लूंगा। हरिया की बात सुनकर सब लोग हरिया को अपनी अपनी नाम की पर्ची थमाने लगे और अगले दिन हरिया वादे के अनुसार लोगों के पर्ची पर अपना भविष्य बताकर उनसे 10-10 रुपए लेने लगा। हरिया अब लोगों का भविष्य देखकर उन्हें किसी अनहोनी होने से आगाह करने लगा था, जिसकी वजह से हरिया पर गांव वालों का विश्वास काफी बढ़ गया और सभी उसकी काफी तारीफ करने लगे। हरिया भैया, आप तो सबका भविष्य देखते हैं, होने वाली घटनाओं को पहले ही भाप लेते हैं। मेरा भी भविष्य देखिए ना। अरे क्यों नहीं लखन, एक काम करो, अपने नाम की पर्ची बनाकर तुम मुझे दे दो। मैं तुम्हें कल इसी समय पर तुम्हारी भविष्य बताऊंगा। लखन वैसा ही करता है, अपने नाम की पर्ची बनाकर हरिया को दे देता है और हरिया भी रोज की तरह घर जाकर जादुई किताब पर लखन का नाम लिखकर उसका भविष्य देखने लगता है। हरिया देखता है कि लखन को एक व्यापारी बहुत सारा धन देने वाला है। इतना देखते ही किसान के मन में लालच आ जाता है और वो आधा भविष्य देखकर ही किताब को बंद कर देता है। अरे इस लखन को तो खूब सारा पैसा मिलने वाला है, ये तो अब बहुत अमीर हो जाएगा। क्यों ना मैं लखन को उसके रास्ते से भटकाकर खुद उस व्यापारी से सारा धन ले लूं। ये सोचकर हरिया अगले दिन लल्लन के पास जाता है। कैसे हो लखन भाई, और इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मैं ठीक हूँ भाई, बस जरा बाजार तक जा रहा था। बाजार? लेकिन आज तुम बाजार नहीं जा सकते। वो क्यों भैया? अरे वो मैंने कल तुम्हारा भविष्य देखा था। आज तुम्हारे ऊपर एक संकट है, इसलिए आज तुम घर पर ही रहो। क्या आप सच कह रहे हैं? हरिया की भविष्यवाणी आज तक गलत साबित नहीं हुई है। अच्छा, फिर तो आप मुझे भी घर जाना चाहिए। इतना कहते ही लखन अपने घर लौट जाता है और हरिया पैसों के लालच में बाजार चला जाता है। बाजार पहुंचते ही हरिया को अपना एक व्यापारी मित्र मिल जाता है, जिसने उसे पैसों से भरा एक बैग दिया होता है। अरे हरिया, अच्छा हुआ भैया जो तुम मुझे मिल गए। क्या तुम मेरा ये बैग अपने पास रख सकते हो? क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए विदेश जा रहा हूँ और मैं ऐसे ही किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। तो क्या मेरे वापस आने तक तुम मेरे बैग का ध्यान रख लोगे? वाह वाह, मैं इस बैग को लेकर बहुत अमीर हो जाऊंगा
और इसके वापस आने तक अपना घर भी बदल दूंगा। इससे यह मुझे दोबारा कभी ढूंढ भी नहीं पाएगा। अरे भैया कहाँ खो गए, जल्दी बताओ, संभाल लोगे ना तुम मेरा बैग? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं दोस्त, तुम निश्चिंत होकर विदेश जाओ, मैं इस बैग का अच्छे से ध्यान रखूंगा। इतना कहते ही हरिया उस व्यापारी से बैग ले लेता है और व्यापारी वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। व्यापारी के जाते ही वहाँ पुलिस आ जाती है और हरिया के हाथों में बैग देखकर उसे जोर से पकड़ लेती है। आखिर तुम पकड़े गए, अब तुम्हारी खैर नहीं। इतना कहते ही पुलिस ने हरिया को खूब मारा और उसे बोलने तक का मौका नहीं दिया। पुलिस ने हरिया को चोरी के आरोप में जेल में डाल दिया। जेल में बैठकर अब हरिया को ये समझ आ गया था कि वो पैसों से भरा बैग चोरी का था और उसके व्यापारी मित्र ने उसे धोखा दिया था। हरिया को अब अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था।